सभी को सादर प्रणाम। माता सूर्य को स्मरण करके हम सभी लोगों ने इसी कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो बड़ा सौभाग्य की बात है, देश भर में पिछले कुछ दिनों से जीसीसीआई ने एक अच्छा कदम उठाया है। तो मेरा परिचय में दो प्रकार का परिचय यहाँ पर हो गया। सुरेश जी ने संयोजक शब्द भी लगाया और औक शब्द लगाया। तो गौ सेवा गतिविधि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा चलता है, उसी का अखिल भारतीय संयोजक में समाज के अंदर में केवल संघ ये कार्य करता है ऐसा नहीं है। साधारण गांव में रहने वाले छोटा किसान अर्थात जिसके पास छोटी सी व्यवस्था है, ऐसे किसान साधारण गोपालक से लेकर साधु संत, मंदिर के साथ में भी गोमाता है। कई लोग गौशाला बनाकर, ट्रस्ट बनाकर के गोमाता की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार का सेवा साधारण जनता से लेकर बड़े व्यक्ति तक, इंटेलेक्चुअल तक, आजकल तो देश के बाहर में भी भारत की गायों की भी सेवा शुरू हुई है। हम लोग की दृष्टि जो सेवा की विषय है, उसको थोड़ी सी विषय को समझना चाहिए कि सेवा क्या होती है। केवल गोमाता को पालन करना, गौशाला में रखना, घर में रखना, उसके पीठ में हाथ लगाना, थोड़ा बहुत उसको भोजन पानी देना, ये गाय की वास्तव में सेवा कहेंगे तो ये 10% सेवा है। गाय के अर्थात जिसको माँ कहते हैं, जिसको जगत जननी कहते हैं, जगत में जिसको पूजित होती है, ऐसा जो गोमाता है, इस गोमाता का जो आविर्भाव हुआ है, अगर उसके बारे में थोड़ी सी हम सभी को मालूम है, थोड़ा सा चर्चा हम करते हैं, तो उसकी सेवा की उद्देश्य ध्यान में आ जाएगी। समुद्र मंथन से गोमाता बाहर निकली, गोमाता के बाद में माता लक्ष्मी, बाद में धन्वंतरी जी अमृत कलश के साथ में बाहर निकले। तो गोमाता स्वाभाविक हिसाब से ये देवता और दानव दोनों के किसी के पास में जाना चाहिए, कि शर्त तो वही थी, जो भी कुछ रत्न निकलेंगे ये सारा रत्न दोनों में वितरित हो जाएगा। तो सौभाग्य से अपनी गोमाता जो है वो गई तो देवताओं के पास में, लेकिन वहीं से पृथ्वी में आ गई। कि जो सृष्टि की रचना है, इसी सृष्टि की रचना में सर्वाधिक अगर किसी का सेवा है सृष्टि की रचना में, सृष्टि की संरक्षण में, सृष्टि की संवर्धन में, तो गोमाता की सहायता है, गोमाता की। उसके लिए हम केवल मां नहीं कहते हैं, ये जगत की जननी इसीलिए कहते हैं कि सृष्टि के सब प्रकार की सेवा में, सब प्रकार के संरक्षण में गाय का एक बहुत बड़ा भूमिका रहती है। तो इसी कारण से गाय का सेवा, गाय जिसने धरती पे उतर करके आई, तो उसी को अगर हम सोचते हैं तो ध्यान में आता है कि वो गाय का सेवा है। गाय से हमको जो 5 द्रव्य मिलता है, दूध मिलता है, गोबर मिलते हैं और गोमूत्र मिलते हैं। ये दूध से और 2 चीज मिलता है, दही और घी, छाछ भी इसमें से कह सकते हैं, पंचगव्य का नाम हम लेते हैं। 5 प्रकार का जो गव्य मिलता है, अगर इसी 5 प्रकार की गव्य से सृष्टि की संरक्षण हो सकती है, इसी प्रकार का अगर हम उसको समझे और उसी को समाज के अंदर में प्रयोग में लाए, सृष्टि के अंदर में प्रयोग में लाए, तो फिर ये गाय की वास्तव सेवा है। इसी को विचार करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक गतिविधि के नाम ने चढ़ा, और संयोजक के शब्द कार्यकर्ताओं को इसलिए दे रहे हैं कि समाज में काम करने वाले इतने सारे प्रकार की विभूतियां हैं, लोग हैं, गोपालक हैं, गोसेवक हैं, इनको जोड़ना, और सब लोग मिलकर जोड़ करके अपना
सिर्फ देश का काम करना, राष्ट्र का काम करना। राष्ट्र की सर्वांगीण विकास, राष्ट्र को परम वैभवशाली स्थान में पहुंचाने के लिए जो जो प्रकार की प्रक्रिया चाहिए, जो जो प्रकार की सहायता चाहिए, जिस जिससे चाहिए, उसको हम लेकर के राष्ट्र की पुनर्निर्माण का, परम वैभवता का हम कार्य कर सकते हैं। उसमें ऐसे ध्यान में आया कि गोमाता भी उसमें बहुत बड़ा सहायक है, इसलिए संघ ने इसकी गतिविधि के नाते इसको किया है और इसका एक संरचना है। सौभाग्य से भारतवर्ष में जितने जिले हैं, सभी जिले में एक छोटी सी टोली बनी हुई है। अभी इस समय 11 प्रकार के आयामों को लेकर, उपक्रमों को लेकर कार्य संघ कर रहा है। जैसे कि गौ, उसकी पालन पोषण चाहिए, उसकी नस्ल सुधार भी चाहिए। तो कभी कभी गौमाता बीमार पड़ जाती है तो उसकी चिकित्सा भी चाहिए, लेकिन इसकी चिकित्सा एलोपैथी के माध्यम से, जो आज कॉस्टली चिकित्सा है लेकिन क्यूरेबल ठीक से नहीं हो पा रहा है, जो अपने पारंपरिक पद्धति है, आयुर्वेदिक पद्धति है, होम्योपैथिक पद्धति से भी गौमाता का चिकित्सा हो सकती है। कहने का ये उद्देश्य है कि जो गोपालक है, साधारण व्यक्ति है, गांव में रहता है, उसके पास में उतने अर्थ नहीं है खर्चा कर पाए, तो उन्होंने बहुत कम पैसे में अपना गाय के लिए खर्चा कर सके और उसको लाभ हो सके, इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। हम जानते हैं कि जैसे अभी बीच में कोरोना आया, उस समय काफी लोगों ने काम किया, कामधेनु आयोग में भी, उसी में भी काम अच्छा किया है। साधारण व्यक्ति से लेकर संतों तक सबने किया, सरकार ने भी किया। भारत का नाम उसमें से एक फेमस हुई, उसका कारण था कि उसके जो वैक्सीन से तैयार हुए उसमें गुणवत्ता थी। हम जो दवाई या जो भी भोजन हम करते हैं, अगर उसमें ध्यान देते हैं तो अगर उसमें गुणवत्ता नहीं है, क्वालिटी नहीं है, उसकी क्लैरिटी नहीं है, तो स्वाभाविक ढंग से वो हमारा शरीर में काम नहीं आता। उसमें क्वालिटी कैसे आएगा? इसकी क्वालिटी आने के लिए जहां से वो रस लेके, मेडिसिनल प्लांट से, उसी के पत्ते से हो, उसके जड़ के रस से हो, उसके फल के रस से हो, इसके बीज के रस से हो, उसमें से लेकर के जो दवाई तैयार होती है, जो हमारा शरीर के अंदर में इम्यूनिटी पावर तैयार होती है, उसके लिए जो हम भोजन करते हैं, और उस भोजन जिस धरती से आता है, चाहे सब्जी हो, चाहे भाजी हो, चाहे दाल हो, चाहे चावल गेहूं हो, इसी प्रकार का फल भी हो, पत्ते की साग भी हो, ये सारा जहां से आता है तो वो हमारे पेड़ पौधे से आते हैं। उस पेड़ पौधे की क्वालिटी, उसी की गुणवत्ता ठीक रहे, इसलिए उन्होंने जहां से भोजन प्राप्त करता है वो भूमि का, उस मिट्टी के गुणवत्ता रहेगा। कुदरत ने, ईश्वर ने दायित्व जिसको दिया है वो मिट्टी के नीचे रहता है, जिसको हम कह सकते हैं सूक्ष्म जीव, केंचुआ, अर्थवर्म, माइक्रोज। इन लोगों को मिट्टी के ऊपर में देखना हम चाहते हैं तो उसके लिए भोजन चाहिए। उनके ही मलमूत्र से जो कार्बन तैयार होता है, जो 8-10 प्रकार की हमको भूमि के लिए चाहिए, तो उसके लिए भी भोजन चाहिए। वो यूरिया, डीएपी नहीं हो सकता। जो भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े आते हैं वो पेस्टिसाइड से भी नहीं हो सकता है, तो उसके लिए भोजन चाहिए, तो मिट्टी के अंदर में उसको मिलना चाहिए। इसी के लिए गोमाता के गोबर का और गौमूत्र का आवश्यक है। हम इसे सीधा भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उपजाऊ अगर हम चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग करते हैं, उसको जीवामृत बनाते हैं, सॉलिड फॉर्म में घन जीवामृत बनाते हैं, उसके अमृत जल बनाते हैं, कीटनाशक नहीं बनाते हैं, कीट नियंत्रक बनाते हैं।
जिसमें से कीड़े जो है वो हमारे पास में, हमारे भूमि पे, हमारे पेड़ पौधे पे ना आए। तो ये जो कीट नियंत्रक बनाते हैं, कीट नियंत्रक ये खर्चीला ना हो। 8-10 प्रकार की पेड़ पौधे की पत्ते से, गोमूत्र से एक नियंत्रक बनता है, बड़ा आसानी से बनता है। साधारण किसान, साधारण व्यक्ति बनाता था, आज भी बना सकता है, आज भी बनाता है। देश भर में कई स्थान में ध्यान में आ गया। सौभाग्य से देश में हर जिला में आज किसान विद्यमान है जो कि इस प्रकार का चीज बनाना फिर से शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया, और उसका सफल भी हो रहा है। उसमें कई प्रकार का स्थान में सफलता मिला है, उसका उदाहरण ध्यान में आता है। हम लोग ऐसे सफल कृषक, सफल गोपालक के गोबर से और गोमूत्र से निर्माण करने वाला जो कुछ अपना प्रोडक्ट है, जिसमें से साधारण व्यक्ति के आर्थिक स्थिति भी थोड़ा सा बदल सकता है। गाय के लिए भोजन पानी भी उसी में से हम करवा सकते हैं। गाय भी अपने पैर में खड़े होने के लिए सफल हो सकती है। ऐसे अद्भुत प्रयोग गाय के गोबर गौमूत्र से होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे अपने गोबर की प्रोडक्ट हो विभिन्न प्रकार का, चाहे औषधीय प्रोडक्ट हो। तो इस प्रकार का जो योजना है, इसी माध्यम से भारत के जितने भी छोटे बड़े प्रमुख स्थान हैं, उस छोटे बड़े प्रमुख स्थान में एक छोटे छोटे मॉडल्स खड़े हो जाए, एक उदाहरण खड़े हो जाए, कुछ एग्जाम्पल्स खड़े हो जाए, कुछ किसान खड़े हो जाए। इन सबके अच्छे मार्केटिंग शहर में छोटे छोटे स्थान में खड़े हो जाए। तो ऐसा प्रयत्न गो सेवा गतिविधि करता है। उसी हिसाब से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी देता है। अभी मैं अहमदाबाद से चला, तो अहमदाबाद में अपना उस क्षेत्र का कार्यक्रम था। 100 से अधिक शिक्षक जो कि दूसरे को प्रशिक्षण दे सकते हैं, ऐसे शिक्षकों का प्रशिक्षण हुई 3 दिन के साथ। अक्टूबर महीना तक देश भर में जिला स्तर से ऊपर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, एक मेरे हिसाब से ये चौथी राउंड है। अच्छे शिक्षक बनाने की योजना बना रहे हैं, जिस कारण से वो गांवों तक अपने कार्य चला जाएगा। इसी प्रकार का धारा में अपना ये काम चलता है। छोटा सा परिचय आपको देने के लिए आपने पूछा, तो मैंने आपको बताया। इसमें परिचय में मेरा परिचय कहा गया है कि मैं गौ सेवा प्रमुख हूं, भारत का प्रमुख हूं। वास्तव में ये संघ की जो कार्य चलता है उसमें से दायित्व है मेरा, लेकिन संत महात्मा जो करते हैं, जो मंदिर के मठ के लोग जो करते हैं, जो साधारण किसान करता है, गोपालक गौशाला की जो लोग करते हैं, इतने सारा जो कार्य चलता है, ये सारा कार्य चलाने वाला इसका जो प्रमुख है, मैं तो स्वतः सोचता हूँ कि भगवान कृष्ण छोड़ करके दूसरा कोई नहीं है, कन्हैया है। जिस गांव के कारण उसका नाम गोपालक, गोपाल बना, गोपालन करते करते, तो वही प्रमुख है, वही आदर्श है। उनके ही पदांग अनुसरण करके हम चलना चाहिए। और कोई दूसरा प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आयामों के माध्यम से किस प्रकार से समग्रता से, पूर्णता से हम गौ सेवा के क्षेत्र में लगे हुए हैं। गौग्राम योजना क्या है, इस पर हम जानेंगे आपसे, लेकिन इसके पूर्व अजीत जी, भाई साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को भी ये जानने की उत्सुकता होगी कि गौ सेवा के कार्य में आपकी रुचि किस तरह हुई। देखिए, गौ सेवा जो विषय है, गाय, ये हम सभी लोगों का जीवन का अंश है। मैं केवल नहीं हूँ, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि गाय को छोड़ करके जीवित रह सकता है। दुर्भाग्य से कुछ गाय ऐसे आ गए, लोग कहते हैं गाय है, जिसको हम गाय तो नहीं कहते हैं, जर्सी और एचएफ कहते हैं। और उस जर्सी एचएफ कारण से आज भारत में
ना जर्सी है, ना एचएफ है, ना गिर है, ना साहिवाल है, ना गंगातीरी है, ना कांकरेज है, ना रेड सिंधी है। ऐसा स्थितियां भी बिगड़ गया, जिसको दोबली कह सकते हैं आप। तो इसी प्रकार का भारत में एक विचित्र स्थिति बन गया है। भारत के बाहर में भी धीरे धीरे कुछ जैसे बना था, जो क्रस ब्रीड कहते हैं। ये फॉरेन ब्रीड से क्रस ब्रीड करके अपने प्रजातियों को वो बिगाड़ रही है, उसको भी सुधार करना ये बहुत आवश्यक है। और हम सब लोगों ने मिलकर के जिसको गाय कहते हैं, ये भारत की नस्ल की जो गाय है उसको गाय कहते हैं। उसी गाय का विषय में जब हम छोटा बच्चा था, मैं उस समय 6th क्लास में पढ़ता था, उस समय हमारे शिक्षक जी ने कहा कि गाय के बारे में एक लिख करके लाओ। तो मैंने लिख करके गया। ऐसे केवल मैं नहीं, मेरे क्लास में जितने भी मेरे क्लासमेट्स थे सभी लोगों ने, सभी बच्चियों ने लिख करके गए, हम सब लोगों ने। तो हम सभी देखे कि किसी का 10, 15, 20 लाइन से आगे नहीं बढ़ा। क्या लिखे थे ना, उसका पूंछ है, 4 पैर है, आंख है, नाक है, इतनी लंबी है, उसके हम्प है, कुब्ज है, ऐसा करके लिखे थे। तो शिक्षक जी ने कहा, हमारे गुरु जी ने, कि आप क्या माता जी से बात किया? बोले नहीं। बोले जाओ बात करो। हमने माता जी से बात किया तो और कुछ जुड़ गए। फिर दूसरे दिन शिक्षक जी कहने क्या पिताजी से बात किया? बोले नहीं। तो पिताजी से, ऐसे दादाजी तक भी उन्होंने भेज दिया। तो उस समय ध्यान में आया कि सब लोगों ने कुछ ना कुछ अधिक चीज बताए। स्वाभाविक हमारे दादाजी ये आयुर्वेद के बड़े अच्छे तज्ञ थे, और आचार्य ने उनको शिक्षण भी देते थे, स्वाभाविक हिसाब से ट्रीटमेंट भी करते थे। तो इसमें उन्होंने जो विषय बताया, उन्होंने केवल पूंछ वाली, पैर वाली, शरीर का या केवल दूध का विषय नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ये जो दूध निकलता है, ये दूध अमृत है। मैं जब 6th क्लास में पढ़ता था, उस समय दादाजी के मुंह से ये विषय मैंने सुना, तो उसी समय मेरे को तुरंत ध्यान में आया कि और कुछ है। और मैं, बड़े भाई साहब, बाकी लोग जो थे उस समय, जब धीरे धीरे हम बड़े हुए और इसी के बारे में धीरे धीरे ज्ञान आया, तो एक बार माँ जी ने तो रंगोली डाल रही थी चावल की पाउडर से। मैंने पूछा कि इसको क्यों दीपा आपने, इसमें क्या लाभ है, और इसके क्यों छिड़काव करते थे? वो तो बड़े नहीं थे, छोटे छोटे थे। तो उन्होंने वहीं पर एंटी बैक्टीरिया के बारे में, एंटी फंगस के बारे में, और वहां की उस समय ऊर्जा के बारे में माँ ने बताई। तब ध्यान में आया कि गाय वास्तव में केवल पशु नहीं है, कि एक प्राणी नहीं है। गाय क्यों हम घर में रखते हैं, उसका धीरे धीरे करके परिचय हुआ। तो उसी दिन से ध्यान में आया, ये गाय हमारा लाभ है। एक ऐसे घटना हमारे गांव में हो गई। फिर हमारे गांव में एक बहन जी का परिवार में बच्चे हुए, लेकिन उस बच्चे को, माँ को वो दूध नहीं आ रहे थे, तो बच्चे को पिला नहीं पा रहे थे। तो दादाजी के पास में आए। दादाजी कहे कि तुमको कहा था मैंने गाय का दूध पीने के लिए, जब तुम गर्भवती बनी, अभी से पीना चालू कर। उन्होंने गाय के दूध में, गाय के जो पंचगव्य होता है, उसमें कुछ दवाई बनाई, कुछ वनस्पति उसमें मिलाए, और सवेरे, दोपहर को, शाम को उनको 21 दिन तक केवल ही दूध पीना, ऐसा उनको कहा। सौभाग्य की बात है कि 21 दिन के बाद में माँ की दूध पिलाने की शक्ति आ गई, उस बच्चे को दूध मिल गया। लेकिन ये 21 दिन तक बच्चा तो जिंदा रहेगा। तो 21 दिन तक दादाजी ने कहा कि इसको तुम गाय का दूध पिलाओ। तो उस माँ को पता नहीं था, वो थोड़ी बाहर पड़ी हुई थी, कि गाय के दूध में से ही जितने माँ के दूध में उसको शक्ति मिलता है उतने मिल सकता है, ये उसके कल्पना में नहीं थी। लेकिन गाय का दूध पिलाते इतना तो ध्यान था। तो उनको उन्होंने बड़ा विस्तृत समझाया। तब से आज तक केवल हम नहीं है, हमारा परिवार नहीं है, ध्यान में आता है कि समाज के अंदर में प्राय सभी लोगों ने गाय के साथ में जुड़े।
में गाय हमारा जीवन है, मेरी गाय मेरा जीवन, ये गोवंश भाव लेकर चलेंगे तो स्वाभाविक हिसाब से गाय की रक्षा जो होगी होगी, लेकिन समाज की, प्रकृति की, पर्यावरण की रक्षा हो जाएगी, सभी प्राणियों की रक्षा हो जाएगी, और धरती की भी रक्षा हो जाएगी, धरती सुख होगी। ये मुख्य विषय है। बात आपने बताई कि बहुत बाल्यकाल से ही गौ माता के प्रति आपके अंदर प्रेम, जागृति और वो संस्कार आपको परिवार से मिले। निश्चित रूप से हमारे माता पिता से और हमारे वरिष्ठ जनों से जो संस्कार, जो संस्कृति हमें मिलती है, वही आचरण हमारे जीवन में परिलक्षित होता है, वही हमारे व्यक्तित्व में परिलक्षित होता है। ऐसे ही हमारे आज के अतिथि वक्ता हैं श्री अजीत प्रसाद महापात्र जी। अब हम आगे आपसे जानना चाहेंगे गौग्राम के अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां और क्या क्या कार्य आयोजित हो रहे हैं, क्योंकि जैसे सुनते ही लगता है कि गौग्राम ऐसा ग्राम जो गौ पर आधारित हो, गौवंश पर आधारित हो। इसमें उत्सुकता बढ़ती है कि क्या क्या गतिविधियां हो रही होंगी, तो हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी इसके लिए बहुत उत्सुक हैं। क्षमा करेंगे, जो गोग्राम की भाषा हम कहते हैं, ये वास्तव में गोग्राम विषय ही गलत है। गांव, बस अपने गांव की विकास, अपने गांव कैसा होना चाहिए और अपने गांव में कौन से चीज की संरक्षण की आवश्यकता है, उसमें गाय आती है, इसमें गौ माता आती है, इसमें गो परिवार पूरा आता है। तो गोग्राम ये ठीक है, हम चर्चा करते हैं उसको, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन गांव की विकास की सोचते हैं तो गांव की संपूर्णता की विकास सोचते हैं तो गांव, जैसे कहते हैं ना, एक परिवार के अंदर में 5 व्यक्ति है तो 5 व्यक्ति को ही सोचना पड़ता है परिवार की संपूर्ण कल्याण के लिए, उत्थान के लिए। इसलिए गांव के संरक्षण करना, गांव की संपूर्णतः विकास करना, गांव को गांव रहने देना और गांव में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो समर्थ रहे, ऐसा सोचना ये आवश्यक है। जब तक आप थोड़ा गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में अगर सोचते हैं तो उन्होंने कई बार हरिजन पत्रिका जो निकाले थे उसमें, अपने पत्रिका में, कई बार अपने भाषणों में, कई पुस्तक उन्होंने इसके ऊपर लिखा है। आज कई लोग उसको पढ़ते हैं, केवल उन्होंने नहीं लिखा है, बहुत सारे महापुरुषों ने, विनोबा भावे जी ने लिखा है, तिलक जी ने इसके बारे में बताया है, अनेक लोगों ने बताया है, इससे पहले भी लोगों ने बताया है। तो संपूर्ण गांव के बारे में सोचना, तो गांव के बारे में सोचना मतलब गांव के जल के बारे में सोचना, गांव की पर्यावरण के बारे में सोचना, जंगल के बारे में सोचना, गांव के पशुधन के बारे में सोचना, पशुधन के बीच में स्पेसिफिकली गोधन के बारे में सोचना, गांव के जो संस्कृति कहते हैं वो संस्कृति के बारे में हमको सोचना। गांव के बारे में अगर हम सोचते हैं तो उसके साथ साथ में गांव की स्वच्छता भी आ जाती है, गांव की शिक्षा की विषय आ जाती है, गांव में समरसता की विषय आ जाती है, गांव में रहने वाले कुटुंब की बीच में आत्मीयता वाली विषय भी आ जाती है, कुटुंब के अंदर में भी एक समरस आत्मीयता की भाव रहे, संस्कार रहे, इस विषय आ जाता है। ये सब विषय मिलकर के हमारे गांव बनता है। उसके अंदर में एक वाइटल बहुत बड़ा रोल ये गोमाता का है, ये निश्चित है, इसका कोई दुर्मत नहीं है, कोई इसको नकार भी नहीं सकता। अब गाय के विषय में सोचते हैं थोड़ा सा गांव को जोड़ करके, तो उसके कारण से गांव का क्या लाभ होता है? उसके कारण से गांव की जमीन की संरक्षण होती है, गांव की जमीन के संरक्षण केवल नहीं है, सुपोषण केवल नहीं है, वो हमारे लिए वरदान बन जाती है। और गाय को भोजन भी चाहिए, उसको खाना चाहिए, इसलिए हम चराने के लिए लेते हैं। तो कुछ गोचर भी गांव में थी पहले, साथ में जंगल भी थी। गोचर और जंगल में थोड़ी सी फर्क है। हम जानते हैं गाय के पास में एक बहुत बड़ा शक्ति है, जैसे हम
स्कैनिंग करते हैं मशीन के माध्यम से, ऐसे ही गाय के पास में आप जब निकट जाएंगे तो आपको स्कैनिंग करने की एक कैपेसिटी है। वो सूंघ करके, देख करके, आपकी स्पर्श से उसको पता चलता है कि आपके शरीर के अंदर में क्या समस्या है। हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वो बोलते हैं कि जो गाय के संपर्क में रहा उनको कोरोना परेशान नहीं कर पाया, ऐसा वो बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। हम लोग उसका अनुभव भी किया है, मैं तो प्रत्यक्ष अनुभव किया है। जो गाय के सानिध्य में रहा, गाय के आधारित भोजन पानी किया, उसको किसी प्रकार का कोरोना की कष्ट आई होगी, कोरोना वायरस, वो खत्म हो गया, अपने शरीर की शक्ति ठीक ठाक रही। तो गाय जब चरने के लिए जाती है, उस मालिक का परिवार के अंदर में या जहां रहती है उसके परिवार के अंदर में जिसका बीमारियां हैं, उस बीमारी को ठीक करने के लिए अपने दूध के अंदर में भिन्न भिन्न प्रकार का जड़ी बूटियों खा करके, वनस्पति के पत्ते वगैरह खाकर उन्होंने वो प्रवाहित करती है। जब कोई गाय ऐसा बाहर निकले, वो चराने वाला जो व्यक्ति है उसके बराबर ध्यान रहता है। वो आकर के बोलते हैं कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जरूर बीमार होगा, तो ये गोमाता बाहर निकली, अलग से खाना खा के आई, भोजन करके आई, अलग से पत्ते वगैरह लेके आई, तो निश्चित रूप से कोई बीमार है तो इसकी ही दूध उसको पिलाना, और उसके दूध पिलाते ही ये ठीक हो जाता है। इतना संबंध है गाय का हमारे साथ में। गाय का गोमूत्र, सवेरे जब वो गोमूत्र छोड़ती है, उसके पास में खड़े रहिए, ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, सूर्य की किरण धरती पे आने से पहले उसको प्रणाम करिए कि माँ आपकी जो गोमूत्र है वो हमारे लिए संजीवनी जैसा है, हमारे लिए अमृत जैसा है, ये धन्वंतरि जी का औषधि जैसी है, इसमें धन्वंतरि जी निवास करते हैं, रोग निवारक है। हम आपको प्रार्थना करते हैं, आप हमको प्रदान करिए। पहला थोड़ा छोड़ करके बस हाथ में आचमन करने जैसा जितने जल रह सकते हैं उतने ही उनके संग्रह करना और उसको सेवन करना, इतनी आवश्यकता है। आप इसको छान करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन शहर में संभव नहीं होने के कारण तो शहर में उसको अर्क बना के करते हैं। लेकिन जो अर्क बनता है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। गांव में जिस गाय जंगल में घूमती है या गोचर में घूमती है, जो चरती है, ऐसे गाय चाहिए। जो गाय बाहर चरती है उसको क्या लाभ होता है, तो उसके जो कंधा है, जिसको हम कह सकते हैं, थुई कह सकते हैं, डील कह सकते हैं, अलग अलग नाम है अलग अलग प्रांत में, उसमें सूर्य कृति की नाड़ी है, हम सब जानते हैं, भारत में सब लोग जानते हैं। उसके कारण सूर्य की शक्ति को वो ग्रहण करती है, दूध में, गोबर में, गोमूत्र में प्रवाहित करती है। इसलिए स्वर्ण भस्म की जो बात आती है, जो जूनागढ़ यूनिवर्सिटी ने, चेन्नई की यूनिवर्सिटी ने जो उसको प्रमाणित किया है, तो उसको इसलिए प्रमाणित कर पाया कि वो सूर्य कृति नाड़ी के कारण संभव है। तो वो औषधि है, पूर्ण आहार भी है और औषधि रूप में काम करता है। तो ऐसा गाय हमारा जीवन का एक अंग है। आज यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स की जो खर्चा करते हैं पंजाब में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, दक्षिण क्षेत्र में, बाकी बाहर उत्तर क्षेत्र में जितना व्यवहार करते हैं, 10,000 से लेकर 15-20 हजार तक यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स की खर्च होती है 1 एकड़ जमीन पे। पर गौ माता के आधार, गाय के आधार सरकार को बहुत धन्यवाद है, प्रधानमंत्री को भी मैं धन्यवाद करता हूँ और जीसीसी को भी धन्यवाद करता हूँ। इसी विषय को सामने भी ला रहे हैं कि जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के बारे में जो आज प्रचार हो रही है, इससे सबसे बड़ा अगर कोई अध्ययन करके प्रचार करते तो हमारे गुजरात के मान्यवर महामहिम राज्यपाल जी है, मैं अंतर से धन्यवाद करता हूँ। केवल इतना ही नहीं, आज अनेक संतों ने, जगदीश प्रसाद जी का प्रभास चल रहा है, जगदीश महाराज जी का, वो भारत भ्रमण कर रहे हैं, हर दिन इसके बारे में चर्चा करते हैं लोगों के सामने, केवल अपने शिष्य के सामने नहीं है,
ऐसा आज 1000 संतो तैयार हो गए। अनेक गौशाला में भी जो केवल गौ पालन करते थे उसमें भी प्रशिक्षण धीरे धीरे प्रारंभ हो रही है। एक देश भर में धीरे धीरे अच्छा वातावरण बन रही है। ये सारी वातावरण हमारे गांव में बननी चाहिए। गांव समर्थ तो देश समर्थ, तो गांव समर्थ था तो किसान समर्थ। तो किसान आज गांव छोड़ करके, गाय को छोड़ करके, जमीन को छोड़कर गिट्टी पत्थर उठाने के लिए शहर में आ गया, टाउन में आ गया। बट दयनीय अवस्था में है, आज आंदोलन कर रहा है। लेकिन अगर उनकी प्रशिक्षण अच्छी हो जाएगी, मन तैयार हो जाएगी, गाय किसानों के घर में चले जाएगी, गोवंश गांव में आ जाएंगे और ये व्यवस्था हो जाएगी, तो हमारे किसी भी प्रकार का अन्न की अभाव नहीं रहेगी, अन्न शुद्ध मिलेगी, तो स्वाभाविक हिसाब से भारत भी रोगमुक्त हो जाएगा। और आज सौभाग्य से 200 से अधिक ऐसे लोग, तो 300 कहते हैं, मैं 300 का प्रकार का प्रोडक्ट देखा नहीं हूं, 200 से अधिक प्रोडक्ट मैंने देखा है। तो 200 से अधिक प्रोडक्ट ऐसे गोबर से बन रही है। उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थितियां बदली है। और जो गौटेक का कार्यक्रम जीसीसीआई के माध्यम से राजकोट में था, मेरा सौभाग्य कि मेरे 2 दिन रहने की मौका मिला। और वहां पर ऐसे जो बना रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसे युवक युवतियों को, ऐसे संस्थाओं को, सरकार की भी कुछ संस्थाएं, इस सबको बुलाया गया था। ये वास्तव में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर था, एक दृष्टि देने वाली एक कार्य था कि इतने सारे कार्य हो सकते हैं, इतने सारे काम हो सकते हैं, इतने लोग, साधारण व्यक्ति इतना प्रामाणिकता के साथ में इतने अच्छा काम कर सकते हैं। मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि वो कुछ बना रहा है ओसीसीआई, इसलिए नहीं धन्यवाद देता हूं। ऐसे जो उद्योगी व्यक्तियों हैं, मैंने कन्याकुमारी से लेकर के आसाम तक, अरुणाचल तक, इतने सारे लोगों की वहां पर मिलना जुलना हुआ। और केवल साधारण व्यक्ति नहीं थे, इसमें आईटी इंजीनियर्स थे, कई डॉक्टर्स भी थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी थे, जिसको वैद्य कहते हैं हम। तो ऐसे काफी लोग आए थे। मेरे हिसाब से वहां पर 200 से अधिक ऐसे उत्पादों का, प्रोडक्ट का एक अच्छा प्रदर्शन हुई। और जो बनाने वाले व्यक्ति थे, उनको अनुभव हुआ कि ऐसे हजारों लोग हैं जो बना रहे हैं। जो मार्केटिंग करने वाले थे, उनको अभी कॉन्फिडेंस आ गया कि यार हजारों लोग भी इसमें काम कर रहे हैं। तो ऐसे के जुड़ने वाला व्यक्ति चाहिए। तो ऐसा जीसीसीआई ने एक संयोजक का काम किया, इसलिए धन्यवाद देता हूं। और मेरा विश्वास है आगे चल करके ये जो मोटो है, ये जो कार्य करने की पद्धति है कि लोगों को जो करता है उसको सभी के सामने लाना। जो एक बार सामने आता है उसको ध्यान में आता है कि भाई मेरा क्वालिटी ठीक नहीं है, अपने आप क्वालिटी ठीक करता है, अपने आप कार्य अच्छा करता है, अच्छा बनाता है, उस कारण से लोगों को लाभ भी होता है। तो इसलिए मैं वहां जो 2 दिन था, मेरा ध्यान में आया। और एक विशेष चीज वहां देखा मैंने, वहां पर तो भिन्न प्रकार का सेमिनार्स हुए, काफी सेमिनार्स हुए, मनोरंजन कार्यक्रम भी हुआ, रात भर लोग आए रहे, तो उनकी भी थोड़ी सी थकान मिटनी चाहिए। बड़ा सुंदर व्यवस्था था, कलाओं का, स्थानीय कलाओं का, अपनी परंपराओं का, अपने संस्कृति का एक अच्छा वहां पर प्रदर्शन जैसा था। लेकिन वो भी एक आई ओपनर था। इसीलिए वो जो कार्यक्रम थी, उस कार्यक्रम के उपयुक्ता को मैं धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे हम समाज के अंदर में, अपने देश के अंदर में इसे करने वाले व्यक्तियों की सूची बनाना चाहिए। हम लोग भी बनाया है कुछ, अपने जो संगठन की दृष्टि से कार्यकर्ताओं ने संपर्क में बनाया है। ऐसे जितने भी एनजीओ, जितने भी संस्था ये कर रहे हैं, हम सब मिलकर के ऐसे हर गांव से लेकर किसी बस्ती में छुपा हुआ छोटा सा बालक बालिका या कोई महिला पुरुष, उनको हम स्टेज पे लाए, उनकी प्रतिभा को प्रदर्शन कराए। और उनके अंदर में केवल एक कॉन्फिडेंस जागृत करना नहीं है, देश के अंदर में एक वातावरण बदलेगा। निश्चित रूप से गौटेक का उदाहरण, निश्चित रूप से गौटेक
राजकोट में जो आयोजित हुआ डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा उदाहरण बनकर सामने आया है, जिस पर आपने भी बहुत अच्छे अनुभव हम सबसे शेयर किए। जीसीसीआई से ही पुरीश कुमार जी हमारे बीच हैं। मैं पुरीश कुमार जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप भी अगर कुछ पूछना चाहें, कुछ बातचीत करना चाहें हमारे आज के अतिथि वक्ता से। जी जरूर दीदी। इनफैक्ट ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज का जब से जन्म हुआ है, बल्कि उसके पहले से भी जब से ये परिकल्पना चल रही थी गौ उद्यमिता को लेकर, तब से हमको आदरणीय श्री अजीत प्रसाद महापात्र जी का पूरा समर्थन मार्गदर्शन मिलता रहा है। और सर आप देख रहे हैं कि कैसे पूरे भारत के उद्यमियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है बीसीसीआई के माध्यम से भी। और इसमें जितने भी लोग ट्रेनिंग देने वाले हैं या जितने भी लोग सांचे बनाते हैं, मशीन बनाते हैं, उत्पाद बना रहे हैं, तो हम लोग जहां तक पहुंच सकते हैं ऐसे लोगों को लेकर गौटेक में भी आए थे और अभी भी बाहर से भी हम लोग उनके संपर्क में बने हुए हैं। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सामानों को बेचने के लिए और केवल गाय आधारित सामानों को बेचने के लिए जीसीसीआई स्टोर नाम के साथ शुरू हो चुका है। और भारत के अलग अलग राज्यों में ऑफलाइन जीसीसीआई स्टोर नाम से दुकानों की श्रृंखला शुरू करने की तैयारी चल रही है। कई लोग जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बनाते हैं उनसे हमारी बातें हुई हैं और वो अपने अपने राज्यों में जीसीसीआई स्टोर, जहां पे पूरे भारत के सभी गौ उद्यमियों के सामान हर एक जीसीसीआई स्टोर में पहुंचाने का और वहां से बेचने का सिलसिला शुरू हो, ये चीज बात चल रही है, काम शुरू हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि इसी अगस्त में से कुछ न कुछ रिजल्ट आउटपुट देखने को मिलेगा। ऑनलाइन तो ये आरंभ हो चुका है। अब सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप शुरू से जुड़े हुए हैं, आपकी बहुत सारी सलाह पे हम लोग काम कर रहे हैं, अभी ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पर संघ परिवार अपने तरीके से काम करता है, बट ये जो नए संगठन आ रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं गौ सेवा के लिए, तो जीसीसीआई के लिए विशेष तौर पे आपका क्या हम लोगों को मार्गदर्शन है अभी, और किस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए जिससे ये गौ उद्यमिता की क्रांति सभी गौ प्रेमियों को या गौ जो उत्पाद बना रहे हैं उन सबको समृद्धि दिला सके। गाय के समग्रता को विचार करते हुए हम एक बार थोड़ा सा, ये तो एक पक्ष है, जो प्रोडक्ट्स बनती है उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, उसकी क्वांटिटी भी अच्छे हो, और ये लोगों के सामने आए और अच्छे से इसका प्रेजेंटेशन हो, तो जिस कारण से उसकी गुणवत्ता ध्यान में आएगा और उसका उपयोगिता ध्यान में आएगा, ये एक पक्ष है। लेकिन मेरा एक आग्रह है, इतना बड़ा काम करता है जीसीसीआई, थोड़ा रिसर्च की तरफ जाना चाहिए। केवल प्रोडक्ट का विषय उतना नहीं है, गाय के बारे में एक रिसर्च हो, गाय के प्रजातियों की अलग अलग रिसर्च हो। और भारत के धरती में जिस कारण से भारत की समस्याएं निर्माण होती है भिन्न भिन्न प्रकार का, इस समस्या को निवारण के लिए, संपूर्ण रूप से उसको समाप्त करने के लिए जहां जहां पर गौमाता की आवश्यकता है उसके बारे में रिसर्च करते हुए सबके सामने लाना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, हम एंटी रेडिएशन प्रॉपर्टी है गाय के गोबर के अंदर में, हम कहते थे कुछ सार्वजनिक, कुछ ऐसे रेडिएशन टेस्ट की मशीन से है, उसमें हम लोगों ने उसके बारे में बताते थे और टेस्ट होता था, लोग विश्वास करते थे। मनोज भाई सोलंकी जो हमारे कच्छ में रहते हैं, अक्षय कृषि परिवार का इस समय अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसके ऊपर पेटेंट लिया है। देश में कई जगह में इसका पेटेंट मिला है। तो अब ये रेडिएशन का विषय हम चर्चा करते थे और सरकार ने, गवर्नमेंट ने उसको पेटेंट दिया, अनुमति दिया, तो ये बढ़ गया विषय। तो ऐसे हर चीज के ऊपर में, गौमूत्र के ऊपर में, गोबर के ऊपर में, दूध दही घी छाछ के ऊपर में रिसर्च करना। एक अपने कार्यकर्ता, उनके कबड्डी में चोट लगी, कमर के नीचे की स्थितियां गड़बड़ हो गई। तो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे से सीनियर काफी हैं, उनका नाम मान्य शंकर लाल जी है। वो पहले भी दायित्व में थे, आजकल मैं जो दायित्व में हूँ वो पहले दायित्व में थे। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, रात को सोते समय या दिन में कभी भी एक बार सो गए तो उसी समय
थोड़ा सा घी गोमाता का जो बिलोने वाला घी जो मक्खन से तैयार होता है, देसी गाय का, किसी भी देसी प्रजाति का हो सकता है, और आप जहां रहते हैं वही स्थानीय जो गाय है उसी की प्रजाति अगर हो सकती है, घी हो सकती है, तो बहुत अच्छा है। उसको नाक में आप नशे के रूप में डालें। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, दूसरी बार जब प्रवास में गए तो वो व्यक्ति बाइक में चला करके उनके सामने खड़ा था और चल रहा था, कार्यक्रम कर रहा था। कल ऐसा कैसा? कल इसमें हो गई घी का चमत्कार है, गोमाता की घी की चमत्कार है। तो ऐसे जो विषय है, चीज है, इसके ऊपर में थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए किसी से भी ध्यान देना चाहिए, तो बहुत नई चीज मिलेगा। इसमें एक दूसरा विषय आएगा। आज जो युवक है, आज जो पीढ़ी है या अगली जो पीढ़ी आ रही है, बहुत फास्ट है, बहुत विद्वान है, बड़ा रिस्क लेने वाला है, बड़ा एग्रेसिव है। ये उनको केवल ऐसे भाषण से उनका मन भर्ती नहीं होगा, विश्वास नहीं करेंगे, निकट नहीं आएंगे। तो उनके सामने अगर कुछ प्रमाण के साथ में हम विषय रखते हैं तो आज वो भाग के आते हैं। एक छोटा उदाहरण देता हूं 1 मिनट के अंदर में। अपने एक कार्यकर्ता संपर्क में बाद में आए। पहले उन्होंने काम आईटी इंजीनियर थे, कृषि बड्डी उनका नाम है, आप भी शायद उनको जानते व्यक्तिगत रूप से। अच्छा पैकेज में सर्विस करता था। वो आईटी इंजीनियर, वो गाय के पास में पहुंच गया। इधर उधर से घूमने वाली जो निराश्रित गोवंश है उसको लेके आए, उसको थोड़ा सा पाला, अपने परिवार के लोगों मिल कर गए। उसकी परिवार अर्थात उसके पिता माता भाई बहन बाकी सब लोग मिलकर उन्होंने उसको पाला। जब वो अच्छे लगे तो कुछ लोग कहे कि ये हमारे गाय है, ले गए 2-4 गाय, फिर उन्होंने सड़क से उठा करके लाया। ऐसे करके 30, 40, 35 गाय, बस ज्यादा नहीं है, बैल भी है, गाय है। उसने में उन्होंने उनको खाना खिलाया पिलाया, थोड़ा संवर्धित किया। इसका करने के उद्देश्य से मतलब गांव में रहा उन्होंने, और चरने के लिए गाय गए तो उसकी गोबर के गोमूत्र की दूध की बिल्कुल क्वालिटी चेंज हो गई, और उसमें से उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार का प्रोडक्ट बनाया। आप कल्पना नहीं कर सकते, उनके एरिया में जो खेती होती है, गौ आधारित खेती, उस खेती का जो चावल गेहूं जो भी अनाज निकलता है वहीं से बाहर रहने वाले विदेश के लोग उसको ले जाते हैं, तो हमको वही चाहिए। आज इतनी डिमांड है। इस कोरोना पीरियड के अंदर में 1.5-2 करोड़ का उनका 1.5 से 2 करोड़ तक उनकी टर्नओवर चल रही थी। दुनिया कह रही थी कोरोना में हम हाहाकार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये किसानों को खड़ा किया, साधारण व्यक्ति को खड़ा किया। आज उनके जो हम कहते हैं ना, जो गहने की तेल, बैल की जो शक्ति है, उसी के माध्यम से आज वहां सब प्रकार का तेल तैयार होती है। और बिजली के माध्यम से नहीं, मोटर के माध्यम से नहीं, बैल की शक्ति के माध्यम से बैल घूमती है लेकर, और वो तेल तैयार होता है। तो बड़ा शुद्ध पवित्र चीज। आज उसमें से 5 प्रकार का नया कुछ लॉन्च किया है, तो हम कह सकते हैं कि उनके पास 150 से ज्यादा प्रकार की प्रोडक्ट है। केवल ऐसे नहीं है, आज देश भर में, तो हमारे संपर्क में तो 500 से ज्यादा ऐसे इंजीनियर्स हैं। आज एलोपैथिक डॉक्टर्स अपने एलोपैथिक का प्रिस्क्रिप्शन के साथ में गाय को जुड़ना चालू कर दिया। उन्होंने दवाई तो खा रहे हो, लेकिन तुम थोड़ा चावल ऐसा खाओ, तुम गेहूं ऐसा खाओ, फल ऐसा लेना, गाय का दूध पीना। जिन्होंने कभी नहीं करता था, ये तो कोरोना के देन है ऐसा मैं सोचता हूं। और आप सब लोगों का काम करने वाले जितने लोग हैं, इन सभी के कारण में आज ये बदल आ रही है। आयुर्वेदिक के लोगों तो करते थे, स्वभाव में पंचगव्य उसमें है ही दवाई के अंदर में, लेकिन एलोपैथी के डॉक्टर्स लोगों ने कभी ऐसा बहुत आग्रहपूर्वक नहीं कहता था कि गाय का दूध पियो, गाय का घी खाओ, गो आधारित जो अनाज तैयार होता है उसको खाओ, तो ये दवाई की साइड इफेक्ट नहीं रहेगी। अनेक डॉक्टर्स बोलता हुआ मेरे सामने मैंने देखा है। तो ये क्रांति आ रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगली शताब्दी जो है वो गाय की, मेरी गाय मानता है जी। अच्छा, गाय की महत्ता तो सभी जगह कहीं ना कहीं से जो लोग जानते हैं समझते हैं उनके बीच में पुनर्स्थापित है, लेकिन थोड़ा सा नंदी जो हैं, जो बैल हैं हमारे,
कहीं ना कहीं से वो उपेक्षित से महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नंदी को लेकर अभी भारतीय जनमानस में या किसानों के बीच में उतना उत्साह नहीं रह गया है। कभी जब खेती में उनका उपयोग किया करते थे, लेकिन ट्रैक्टर में आने के बाद वो भी उपयोग खत्म हो गया है। जबकि आज भी बहुत सारे कार्य नंदियों के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे हैं, लेकिन इसको जन जन तक पहुंचाने में या नंदियों की जो इनकी जो वैल्यू है, जो इनकी पहुंच, जो इनकी एक्चुअल जो इनकी गुणवत्ता है, वो जन जन तक इनके कार्यों को पहुंचाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? एक तो हमारी परिभाषा बदलनी चाहिए। नंदी के अर्थ ये होता है, वो बैल नहीं है जिसमें हल करते हैं, तो नंदी कहते ही सांड समझा जाता है, जिससे संतान पैदा होती है। जी, बैल सब बात हो रही है। हाँ, जो नंदी के पास विषय कहते हैं ऐसा है। जहां हमारे एक संत महात्मा है, दुर्भाग्य से अभी अभी उनकी स्वर्गवास हो गया, सीताराम जी महाराज जी, वो कहते हैं भैया दूध गाय नहीं देती है, दूध नंदी देती है, सांड देती है। तो हम लोगों ने पूछा कि ऐसा कैसे महाराज जी आप कह रहे हैं? पहले अगर नंदी ठीक नहीं है तो बच्चियां कहां से ठीक आएगी? और नंदी केवल ठीक नहीं चाहिए, नंदी की माँ, नंदी की नानी माँ, नंदी की परनानी माँ भी ठीक होनी चाहिए, अर्थात अच्छे दूध देने वाली होनी चाहिए। तो नंदी की इसलिए सर्वत्र पूजा होते हैं कि नंदी के कारण ही एक मजबूत बालक बालिका जन्म होती है। इसलिए नंदी के संवर्धन ही गौ संवर्धन है, नंदी के तैयारी ही होते हैं। हेथा नाम का जो गौशाला है अपने गाजियाबाद में है, दिल्ली गाजियाबाद के बीच में है से, वो भी एक बहुत बड़ा इंजीनियर था, छुटछाड़ करके गौ माता के पास आ गए और गाय के काम किया। पहले पहले परिवार में विरोध हुआ, बाहर भी विरोध हुआ, लेकिन आज उनकी पिताजी ही उनके सबसे बड़ा प्रचारक है। उसके पत्नी पहले क्या कर रहे हो, सब नौकरी छोड़ के जाके, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। आज उनके सारा परिवार इसी काम में लग गया, केवल 1-2 साल के बाद में। आज वहां उन्होंने अपने बच्चों को, अर्थात वहां की जो माँ गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, जो बच्चे जन्म होते हैं उनको स्प्राउट्स खिलाता है। 1-2 गाय को नहीं खिलाते, 500-600 गाय बैल को खिलाता है, इतनी व्यवस्था। तो उसका कहना है कि नंदी के शक्ति ठीक रहे। अपना भी ऐसे ही पहले से परंपरा था कि जो नंदी कहते हैं, सांड कहते हैं, तो इनकी संख्या भी बड़ी होती थी, तो हल करने के लिए अलग व्यवस्था बन जाती थी, और वंश की रक्षण के लिए, वंश की वर्धन के लिए नंदी की सुरक्षा होती थी। इसमें भी एक सतर्कता अवलंबन करते थे कि नंदी एक गांव में, अर्थात जो सांड कहते हैं, साधारणतः भाषा में, अच्छी भाषा में थोड़ा नंदी कहते हैं, वो एक जगह में, एक गांव में ज्यादा नहीं रहते थे। 3 साल के बाद में, 2.5 साल के बाद में दूसरे गांव में बदलते थे। इसका क्या उद्देश्य ऐसा था कि जैसे कहते हैं ना, किसी अपने पुत्री के साथ में संबंध नहीं रखता है, तो ऐसे ही उसी नंदी से जो बच्चियां होती है, उसी बच्चिया के साथ में इसका संबंध क्रशिंग नहीं होना चाहिए। ये गड़बड़ बाहर लोगों ने किया, ब्राजील में ऐसे ही होता है कि वहां श्रद्धा नहीं है, केवल पशु बन करके वहां व्यापार के नाम पर यहाँ से गिर उठा के लेके गया, साइबर उठा के लेके गया, आज गिरलैंडो बन गया। आज वहां का जो सीमेन है भारत में जो आ रहा है, वो बंद होनी चाहिए, स्पष्ट बंद होनी चाहिए। लाखों की संख्या में जो जर्सी एचएफ का सीमेन, इतने नंदियां नहीं अपने पास में, तो जो बाहर से आ रही है वो स्पष्ट बंद होना चाहिए। वो सरकार बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसका जितना महत्व है उससे ज्यादा महत्व है कि हम उसको अपने गाय के लिए व्यवहार ना करें। इसकी एजुकेशन चाहिए। तो जीसीसीआई को भी एक ऐसा पहलू, एक आयाम जोड़ना पड़ेगा। ये सारा विषय में साधारण गोपालक को, किसान को एजुकेट करना है। ये जो चित्र मेरे सामने अभी दिखा रहे हैं,
एक बैल, दो व्यक्ति उसमें हल कर रहे हैं। ये बैल के माध्यम से हल और ट्रैक्टर के माध्यम से जो हल करते हैं, इसमें आकाश और पाताल का फर्क है। आज आप देखेंगे ट्रैक्टर के माध्यम से करने वाला जो हल है, वो ट्रैक्टर बहुत ही कम समय अपने काम करते हैं, ज्यादा समय गिट्टी पत्थर उठाता है, बिजली में लगा हुआ है। तो उसकी प्रदूषण से वातावरण भी खराब होता है और भूमि का भी स्थिति ठीक नहीं होती। तो बैल चलते तो भी वो गोमूत्र भी प्रदान करता है और गोबर भी साथ साथ में चलता रहता है, वो भी धरती के काम में आ जाते हैं। तो इस कारण से गाय का संवर्धन के साथ साथ में नंदी की, बैल की संवर्धन ये अत्यंत आवश्यक है। बैल का भी गोबर गोमूत्र से हमारा खेती विविध प्रकार का प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे गोमाता का केवल दूध ही अलग है, गोबर गोमूत्र है, वो औषधि पक्ष को छोड़ करके बैल का, नंदी का गोबर गोमूत्र का ये कृषि के लिए और उत्पाद के लिए बहुत ही अच्छा प्रयोग हो सकती है। इसलिए उसके प्रति संवर्धन के एक सॉफ्ट कर्नर ज्यादा रहनी चाहिए। हम उसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जो कर रहे हैं ये समाज के अंदर फैला हुआ एक विदेशी स्ट्रैटेजी है। जानबूझ करके हमारे बैल को, हमारे नंदी को नेगलेक्ट इसलिए किया गया कि उनकी जो सीमेन है वो हमारा देश में आए। विदेशी षड्यंत्र को समझना चाहिए, समझते हैं लेकिन उसको अमल करना चाहिए। हमको दूध ज्यादा चाहिए ऐसा सोच करके जर्सी एचएफ का रखते हैं हम, लेकिन हम थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो देश में से कई स्थान तैयार हो गया है, जिसमें से एक बनास डायरी के कार्यकर्ता जो जनरल मैनेजर थे, उनके साथ में परसों हम लोगों ने एक सीडिंग किया था अपने कार्यकर्ताओं को, उन्होंने प्रबोधन दिया। उन्होंने इतना सुंदर उस क्षेत्र में कांक्रीज का परिवर्तन किया है, पूरा क्षेत्र परिवर्तन कर दिया है। आज कांक्रीज खड़ा है, आज उसके कारण उस क्षेत्र भी खड़े हैं। इसको हमको ध्यान देना चाहिए। आज लोग आगे आ रहे हैं और जीसीसीआई को हम अनुरोध करते हैं, ऐसे लोगों को, उद्योगी जो है कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमको आगे लाना है और उनकी जो परिश्रम है, उन्होंने जो किया है, उसके सबके सामने भी बतानी चाहिए। उनके लिए नहीं, हम सब लोग के लिए, अपने भारत में। ये सावन का महीना चल रहा है और मुझे पता है पिछले 2 सालों से तो मैं आपके मुख से सुनता आ रहा हूं, आपने एक अभियान ये भी चलाया हुआ है कि जो हमारे प्रमुख मंदिर हैं, जहां पे शिवलिंग पे जो हम लोग दूध चढ़ाते हैं, तो ये बात हो रही थी कि ये दूध किसका चढ़ाया जाए। इसको लेकर आपने अभियान चलाया हुआ है कि कैसे हम लोग बजाय जर्सी या एचएफ या भैंस या किसी और दूध की बजाय कैसे जो देशी गाय हैं इनका दूध ही चढ़ाया जाए। आपने शायद कुछ पर्टिकुलर मंदिरों में, कुछ जगहों पे इसको कुछ समय से चालू भी करवा दिया है। उसके विषय में हम दर्शकों को कुछ बताएं। मैं तो आजकल संतों को प्रणाम करता हूं। बड़ा आनंद की विषय है कि इसी विषयों को संतों ने धीरे धीरे अपने फिर से जो अपना विषय था वो लेना चालू कर दिया है। राजेंद्र दास महाराज जी के प्रवचन में था, तो महाराज श्री जी को मिले, बातचीत किए। सौभाग्य से शिवरात्रि के पहले की विषय था ये। तो महाराज जी के, राजेंद्र दास महाराज जी की जो प्रवचन कथा चलते हैं, हम जानते हैं कि 30-35 देश तो सुनते हैं ऑनलाइन, कहीं भी हो, हजारों की संख्या में भीड़ लगती है। कोरोना में तो कोई कोरोना सुनता नहीं था और हजारों की संख्या में भीड़ होता था। उनको करना पड़ता था सरकार को कि आप लोग ठीक है, बस प्रवचन सुनिए। उनसे बात हुई, उन्होंने लोगों को कहा, अपने जो अनुयायी थे, अपने शिष्य थे और बाकी सारे लोग भी उनके कथा सुनने के लिए आते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर पीछे शिव जी की दरबार है और हम विश्वनाथ जी के नगरी में हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में विश्वनाथ जी एक ज्योतिर्लिंग है, इतना ही केवल नहीं है, ये 11 रुद्र में भी नायक भी है। तो मेरा केंद्र भी काशी होने के कारण मैं थोड़ा सा सोचा कि यही जो पूज्य साधु संत महात्मा है, कथाकारक है, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग है, उनसे बातचीत किया जाए। गौशाला में गाय है तो वहां बातचीत किया जाए। हजारों की संख्या में गाय काशी के आसपास में है, काशी के अंदर में भी है।
तो संतों की एक शक्ति भी है दुनिया के अंदर में। अपने कार्यकर्ता इसी काम को 3 साल पहले योजना बनाया, किसानों से दूध की संग्रह करके भिन्न भिन्न स्थान में स्टॉल बनाया गया काशी में, और उस दूध को प्रचार किया गया कि ये अपने गाय का दूध है। प्रभु विश्वनाथ को, भगवान जी को कौन सा दूध प्रिय है? सारे ने कहा कि केवल गोमाता की दूध ही प्रिय है, ना पैकेट का, ना भैंस का, ना जर्सी का, ना एच। हम एक चीज ध्यान देना चाहिए कि आज भारत की जो ऊर्जा, ये संकट अपना है। भारत के आध्यात्म भी संकट में है। कुछ ऊर्जा प्राप्ति के लिए, कुछ फल प्राप्ति के लिए मंदिरों में पूजा कर अनुष्ठान करते हैं, लेकिन वहां जो आचार्य कहता है, पुजारी कहते हैं, पंडित जी कहते हैं कि आप इस प्रकार का लाइए पूजन सामग्री, ऐसे दूध, ऐसे घी और ताप लाइए, ऐसे गुड़ लाइए, ऐसे प्रसाद लाइए, लेकिन अपने जजमान को समझ में नहीं आता है, अपने लोगों को समझ में नहीं आता है। जब समझ में आता है तो परिवर्तन होता है। मैं राजेंद्र दास जी महाराज जी की बात कर रहा था, उन्होंने सबके सामने इसे रखा कि मेरे विश्वनाथ को कौन सा प्रिय है? भैंस का, पैकेट का, इसका प्रिय है ना किसका प्रिय है? तो सब लोगों तो एक ही स्वर में कहा गए का। तो मेरी तरफ देखिए, मैं स्वामी बैठा था तो उन्होंने कहा महाराज जी, भाई साहब लोग बोलते हैं गाय का प्रिय है। तो मैं तो चाह नहीं रहा था कि उन्होंने सभा के बीच में, इस प्रकार प्रवचन के बीच में, कथा के बीच में नाम ले ले। महाराज जी आपके हाथ में है, सोचिए। उन्होंने 6,500 लोगों का संकल्प करवा दिया कि हम लेके जाएंगे पूजन के लिए, अनुष्ठान के लिए, अभिषेक के लिए, तो गोमाता का दूध ही लेंगे। गंगा तीर यहाँ पर है तो गंगा तीर का ले सकते हैं, गिर का भी काफी मिलता है, ले सकते हैं। कोई भी देसी स्वदेशी गोमाता का दूध लेके जाएंगे, नहीं तो गंगा मैया की जल से प्रभु की अभिषेक करेंगे। आज भारत में अपने कार्यकर्ता समाज के लोगों के साथ मिलकर के, संतों महात्मा पुजारी जी के माध्यम से लेकर के आज ये धीरे धीरे योजना बना रहा है। जो ऊर्जा धरती को मिलनी चाहिए, जो ऊर्जा समाज को मिलनी चाहिए, जिस कारण से एक वायुमंडल बनना चाहिए, वो जो भी दर्शक जुड़े हैं उन्हें आज काफी काम की जानकारी मिली आदरणीय श्री अजीत प्रसाद महापात्र जी के माध्यम से, और मैं उम्मीद करता हूं कि सबको काफी कुछ सीखने को, जानने को मिला होगा। वही मैं उम्मीद करता हूं कि अजीत जी और शताब्दी दीदी वापस जुड़ेंगे। जीसीसीआई के बारे में, तब तक जीसीसीआई जो ये इवेंट करा रहा है गोकुलम का, मैं बताऊं कि आप सभी लोगों को जीसीसीआई के माध्यम से जुड़ना चाहिए। आप सभी लोगों को जीसीसीआई का ये जो सभी गौ उद्यमियों को साथ में जोड़कर इस पूरी उद्यमिता को, इस पूरी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने की जो कोशिश हो रही है, उसमें आप सबका सहयोग हमें चाहिए। और आप सबके माध्यम से हम लोग गाय की आर्थिक रूप से पुनर्स्थापना करेंगे, तो अपने आप ही उसके सभी बाकी आयाम पुनर्स्थापित होते चले जाएंगे। क्योंकि लोग गायों को पालना शुरू करें, लोग गायों को पालना शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में गायें लोगों के घरों में आए, खूंटे तक आए। और अभी जो कचरा खा रही है, पॉलिथीन खा रही है, प्लास्टिक खा रही है, उससे भारत की गौ माता को मुक्ति मिले। तो इस दिशा में कोशिश चल रही है। उम्मीद है बहुत जल्दी ही ये जो कोशिश हमारी है ये साकार होगी, और सभी गौ उद्यमी अपनी जो श्रम करते हैं उसका उन्हें बेहतरीन आर्थिक लाभ मिलता चला जाएगा। जीसीसीआई ने हमेशा से ये बताया कि अगर किसी के पास 200 गाय हों और वो प्रॉपर वे में गौ उद्यमिता कर रहा हो, प्रॉपर वे में गौ उद्यमिता का मतलब वो गाय के गोबर से ना सिर्फ खेती कर रहा हो, गाय के गोबर से ना सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी जो चीजें हैं उनका पालन कर रहा हो, बल्कि वो ऊर्जा भी जनरेट कर रहा हो। अब तो गाय के गोबर से कागज बनने लग गए, पेपर बनने लग गए, पेंट बनने लग गया है। और हमारे बीच में हम सबका परम सौभाग्य रहा कि संघ की गौ सेवा गतिविधि के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय श्री अजीत प्रसाद महापात्र जी जुड़े। बहुत कुछ उन्होंने विस्तार से हमें बताया कि हम कैसे गाय के माध्यम से, गौ उद्यमिता के माध्यम से राष्ट्र की, समाज की, भूमि की और सभी भारत माता के जितने भी निवासी हैं सबकी
सेवा कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और इस गौ उद्यमिता के मिशन को काफी आगे बढ़ा सकते हैं। देशी गाय माता है तो हम हैं, गाय के बिना हम संभव नहीं। और जब हम बातें करते हैं कि हम गाय को पालें, हम गाय को बचाएं, नहीं साहब, सच्चाई तो उसके बिल्कुल विपरीत है। गौ माता हमें पालती हैं, हम गाय माता को नहीं पालते हैं। बिना गौ माता के न भारत में कृषि संभव रही है। आज भी जैसे हम गाय से दूर हुए और हम केमिकल फर्टिलाइजर की ओर गए तो हम सभी बीमारियों से भर गए। दुनिया भर में कैंसर और नई नई बीमारियां पनपने लग गई, जो कहीं ना कहीं से केमिकल फर्टिलाइजर्स या बॉडी में खूब सारे प्रिजर्वेटिव्स का आना या केमिकल्स का आना, इनकी वजह से रहा। और इनसे बचने का उपाय वापस देशी गौ माता, ऑर्गेनिक फार्मिंग, गौ आधारित खेती। तो इस तरीके से हम लोग हमेशा अपने आप को और अपने राष्ट्र को बचा सकते हैं। गोकुलम कार्यक्रम में आज आप सभी लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप हर हफ्ते हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और हम लोग इस श्रृंखला में आपको अलग अलग व्यक्तित्वों से, हस्तियों से मिलवाते रहेंगे, जिनके माध्यम से देश जो है गौ उद्यमिता के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ेगा। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते पुनः मिलेंगे। नमस्कार।